गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक क्रेयॉन कलर से एक अच्छी सीनरी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए ठीक से। आप चाहें तो इसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल से ठीक से ड्रॉ करने के बाद जहाँ कहीं गलती होती है तो आप उसको रबर से मिटा के ठीक करके फाइनल जब बन जाती है उसके बाद आप ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लीजिए। मैं तो डायरेक्ट आपके सामने ये ब्लैक स्केच पेन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि प्लास्टिक क्रेयॉन कलर करने के लिए आपकी ड्राइंग डार्क होनी चाहिए, तो इसलिए स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप HB की पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद अच्छी तरह से कोई एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं जब टेढ़ी मेढ़ी लाइन उनको मिटा मिटा के ठीक करके जब तक फाइनल शेप में नहीं आ जाती पूरा कंप्लीट करके फिर आप ब्लैक स्केच पेन से उसको ओवरलाइन कर लीजिए। तो आप कैसे ये राइजिंग सन कैसे बना सकते हैं। राइजिंग सन और सनसेट सीन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। सिर्फ यही है कि सनसेट के लिए आप स्काई में भी ऑरेंजिश कलर करेंगे तो उसकी परछाई पानी में भी ऑरेंजिश दिखाई देगी। सनसेट में हम सिर्फ ऊपर स्काई को थोड़ा सा ऑरेंजिश करेंगे, क्योंकि सूरज के आसपास ब्राइटनेस तो होती है। तो वो कैसे कलर करने हैं वो आप देखेंगे, लेकिन ड्रॉ कैसे करना है, पहले कौन सी चीज़ें ड्रॉ करनी है, उसके बाद कौन सी चीज़ें, उसके बाद कौन सी, तो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करने के बाद ही आप फिर कलर करना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे सीखते सीखते पहले सिंपल सीनरीज से स्टार्ट करिए, फिर आप वैरायटी सीनरीज बना सकते हैं। टेक्निक का जब पता चल जाता है कि पहले क्या ड्रॉ करना है फिर क्या ड्रॉ करना है, ड्राइंग के बाद फिर कलरिंग में कलर कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर कहाँ से कलर्स की स्ट्रोक्स किस डायरेक्शन में लेनी है, ये सब चीज़ें जो टेक्निक में आती हैं, टेक्निक का पता चल जाने से आप अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। इसी तरह ये दोनों पेड़ों को पत्ते हम सेम टेक्निक से बनाएंगे। इसमें हमने 6 पत्ते बनाए हैं, 6 टहनियाँ हैं, तो किसी में 7-8 भी बना सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग टहनी, एक टहनी जैसे बनानी है बाकी भी सेम वैसे ही बनाएंगे।
कोई भी सीनरी बनाने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी स्पेस हमारे पास है उस स्पेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कितना पोर्शन स्काई के लिए रखें, कितना पोर्शन वाटर के लिए रखें, कितना ग्राउंड के लिए रखें। तो इस पेंटिंग को भी हमने 3 भागों में बांटा है, स्काई, वाटर एंड लैंड। और वो कैसे किस प्रपोर्शन में बांटना है उसको हम पहले स्टेप को कहा जाता है स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्पेस को हम किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करें। ये तीनों चीज़ें बनाने के बाद फिर लैंड को कैसे, लैंड पर हम क्या क्या बना सकते हैं। लैंड तो दोनों साइड है, पानी के उस तरफ भी है तो इस तरफ भी है। तो लगभग जो पेंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ड्राइंग कलर करने के लिए आप ध्यान से देखिए, जो चीज़ सबसे दूर है उसको सबसे पहले कलर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे दूर स्काई है, सबसे दूर कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ सबसे पीछे है। आपकी पेंटिंग में सबसे पीछे स्काई है, सबसे पीछे स्काई है। ये बर्ड्स भी स्काई के बाद में है, इन बर्ड्स के पीछे भी स्काई है। तो सबसे दूर स्काई है, इसलिए पहले स्काई को करेंगे कलर। और स्काई में भी जो स्काई दूर है, जो चीज़ जितनी दूर होगी उतनी लाइट दिखाई देगी, जितनी पास होगी उतनी डार्क दिखाई देगी। तो अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि इस स्काई में स्काई का कौन सा पोर्शन दूर है और कौन सा पोर्शन पास है, तो हम पहली नज़र में आप यही कहेंगे कि जहाँ पर मैं अभी कलर कर रहा हूँ अपर लाइन के पास, तो आप कहेंगे कि ये स्काई का ये भाग दूर है। और जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, जहाँ सूरज उगता हुआ दिख रहा है, वहाँ से स्काई पास है, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ स्काई और ग्राउंड मिलते हुए दिखाई देते हैं वही जगह सबसे दूर होती है। जहाँ पर अभी मैं कलर कर रहा हूँ, ये स्काई तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। आप जब भी जहाँ से भी खड़े होकर देखेंगे स्काई को, तो आपके सर के ऊपर जो स्काई होगा वो तो आपके पास होगा। और जो आपके सामने जहाँ पर स्काई ख़त्म हो रहा होगा, तो स्काई वहीं पर ख़त्म हो रहा होगा, या तो सामने पहाड़ों के साथ मिलता हुआ, या ग्राउंड होगी तो ग्राउंड के साथ मिलता हुआ, या सागर का किनारा होगा तो सागर और स्काई मिलते हुए दिखाई देंगे। तो वो जो जहाँ दोनों किनारे मिल रहे होते हैं, ज़मीन और आसमान जहाँ मिल रहे होते हैं, वो स्थान, वो पॉइंट सबसे दूर होता है पेंटिंग में। तो आपकी इस पेंटिंग में भी ये जो सेंटर लाइन है, जहाँ स्काई उगता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ झाड़ियाँ हैं नदी के उस तरफ, वो पॉइंट सबसे दूर है। तो जो दूर होगा वो लाइट दिखेगा, इसलिए जहाँ पर हम लाइट कलर यूज़ करेंगे, और इस समय जहाँ पर हम कलर यूज़ कर रहे हैं ये डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप स्काई को जब भी कलर करने हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स यूज़ करनी है, लेफ़्ट राइट।
राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। कहीं पर कोई छोटी जगह है, तंग जगह है, वहाँ पर आप अपने कलर के पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ खुली स्पेस है स्काई में, तो वहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स ही लगानी है। तो ध्यान से देखिए, आपको ये बेसिक्स टेक्निक्स जो है वो आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कलर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, हर कलर, चाहे ये प्लास्टिक क्रेयॉन कलर है या वैक्स क्रेयॉन कलर हो या ऑयल पेस्टल हो या वाटर कलर हो। वाटर कलर में भी सबसे पहले आप सबसे पीछे जो सबसे दूर जगह है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो अभी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो स्काई लाइट होता जाएगा। सूरज के आसपास तो और ही ज़्यादा ब्राइट होगा। प्लास्टिक क्रेयॉन कलर्स को यूज़ करते समय बिल्कुल टिप से पकड़ना है, एकदम शुरू से, सेंटर से नहीं पकड़ना है, दूर से नहीं पकड़ना है। देखिए मैं कैसे बिल्कुल एकदम एंड से पकड़कर और पहली उंगली उसके ऊपर रख के जितना दबा के लगाना है उतना उंगली से दबा के यूज़ कर रहा हूँ। इससे कलर टूटने का डर नहीं रहता। दूर से पकड़ेंगे, दूर से पकड़कर यूज़ करेंगे, ज़रा सा दबाएंगे तो कलर वहाँ से टूट जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर्स को पकड़ना कैसे है। हाथ के नीचे से पकड़ा हुआ है मैंने। बिल्कुल लास्ट टिप से पकड़िए। सूरज के आसपास थोड़ा सा येलो कलर यूज़ कर सकते हैं और सूरज के बीच में ऑरेंज कलर। हल्के हाथ से यूज़ करेंगे तो लाइटर इफ़ेक्ट आएगा। इसी को थोड़ा दबा के यूज़ करेंगे तो वही थोड़ा डार्क इफ़ेक्ट आएगा। आवश्यकता अनुसार आप, वही ऑरेंज कलर है, थोड़ा ज़ोर से दबा के यूज़ कर रहे हैं तो अगर सेंटर से पकड़ा होगा कलर को तो ऐसे दबा के यूज़ करेंगे तो कलर का टूटने का डर रहता है। अब यहाँ पर पानी में जब हम कलर करेंगे तो पानी का अपना कोई कलर नहीं होता है। पानी के आसपास जो चीज़ें होती हैं उसी का रिफ्लेक्शन जो है पानी में, उन्हीं कलर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो जैसा स्काई है वो स्काई का रिफ्लेक्शन पानी में आपको दिखेगा। तो स्काई बिल्कुल पानी और स्काई जहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर लाइट कलर है तो इसलिए पानी में भी वहाँ से लाइट दिखेगा और डार्कनेस जो है वो नीचे दिखेगी थोड़ी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सूरज के पास नीचे जो पानी है वो डार्क होगा, कि हमने जैसे ऊपर स्काई को पहले डार्क किया फिर नीचे से लाइट,
और पानी को भी कहीं ऐसा नहीं करना है कि ऊपर से डार्क और नीचे से लाइट। जहाँ स्काई का रिफ्लेक्शन है तो दूर वाला स्काई जहाँ पास दिखाई देगा। तो कलर्स की स्ट्रोक्स कैसे लेनी है, कलर को किस ढंग से मूव कराना है, कलर स्टिक जो पकड़नी कैसे है, उसको ध्यान से वॉच करिए, रीड करिए। वीडियो को 1-2 बार, 2-3 बार आप देख सकते हैं। देख के उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, हर चीज़ को कैसे ड्रॉ किया है, कैसे कलर किए हैं, कौन सा कलर पहले किया, कौन सा बाद में किया, और किस डायरेक्शन में कलर की स्ट्रोक्स ली हैं। इन चीज़ों को अच्छे ढंग से देखने के बाद ही आप अपने ड्राइंग पैड पर स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखे बिना सिर्फ शुरू में आप वीडियो में फ़ोटो देखकर ना ड्रा करना शुरू करें। वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिए 1-2 बार, समझने के बाद फिर ड्रॉ कीजिए। समझिए, सुनिए मैंने क्या बताया है, क्या क्या बोला है, किस काम के लिए क्या बोला है, तो वो सुन के समझ के फिर ड्रॉ करना शुरू कीजिए। लाइट कलर करने के लिए आप स्काई कलर यूज़ कर सकते हैं। स्काई कलर को भी अगर आप थोड़ा और लाइट करना चाहें तो इसके ऊपर वाइट कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हम वाइट कलर नहीं यूज़ कर रहे, डार्कर इफेक्ट लाने के लिए सेम कलर को थोड़ा ज़्यादा दबा के लगाएंगे तो थोड़ा डार्क इफेक्ट आएगा। वही कलर यूज़ कर रहे हैं, डार्क ब्लू कलर, लेकिन थोड़ा दबा के लगा रहे हैं तो डार्कर इफेक्ट आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले कौन सा कलर करना है, किस जगह कलर करना है, कौन सी चीज़ें पहले बना लेनी है, कौन सी बाद में बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी पेड़ों के पत्तों को बना लेंगे हम। डार्क ग्रीन कलर एक ही कलर करेंगे इसमें, ध्यान से कलर करेंगे। आपके कलर की नोक अगर काम करने से मोटी हो गई है तो आप उसको शार्प कर सकते हैं, शार्पनर से भी शार्प कर सकते हैं, कटर से भी कर सकते हैं। उसको पॉइंटेड बना लीजिए ताकि लाइन के बाहर कलर ना जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ स्पेस कम है, छोटे छोटे कोन हैं, तो वहाँ पर जब आपको कलर करना है तो अगर कलर का जो पॉइंट मोटा है अगर, तो कलर बाहर चला जाएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा सा काट के पॉइंटेड कर लीजिए। लेकिन लाइन के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर हम कर रहे हैं तो ग्रीन कलर येलो और ब्लू को मिक्स करके ही बनता है।
तो ग्रीन कलर में ब्लू कलर ऑलरेडी होता है, तो इसलिए अगर स्काई का कलर पत्तों के अंदर अब चला भी गया हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लू कलर ऑलरेडी ग्रीन में होता है तो वो मिक्स हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा कलर किस किस कलर से मिला के बनता है, क्योंकि बेसिक जो 3 कलर होते हैं जिनको हम बेसिक कलर भी कहते हैं, नेचुरल कलर भी कहते हैं, प्राइमरी कलर भी कहते हैं। तो प्राइमरी कलर 3 ही होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। रेड, ब्लू और येलो को प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये और किसी कलर को, कोई 2 कलर को मिक्स करके नहीं बनाए गए होते, ये अकेले कलर होते हैं। बेसिक कलर होते हैं प्राइमरी कलर। हाँ, इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके फिर सेकेंडरी कलर बनते हैं। तो जैसे ये ग्रीन कलर है तो इसमें ब्लू और येलो दोनों मिक्स होते हैं तब ग्रीन बनता है। तो आपके पास ग्रीन कलर ना भी हो, येलो और ब्लू हो तो ग्रीन आप बना सकते हैं। लाइट ग्रीन भी बना सकते हैं, डार्क ग्रीन भी बना सकते हैं। उसमें सिर्फ ब्लू या येलो की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। येलो कम होगा, ब्लू ज़्यादा होगा तो वो डार्क ग्रीन बन जाएगा। येलो ज़्यादा होगा, ब्लू कम होगा तो वो लाइट ग्रीन बन जाएगा। जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं लाइट ग्रीन, झाड़ियों से ऊपर लाइट ग्रीन करेंगे और नीचे वाले पोर्शन में डार्क ग्रीन करेंगे। ये कलर थोड़ा दबा के लगाना पड़ेंगे आपको झाड़ियों में, लाइन के अंदर रहे कलर। उसके लिए पहले आप लाइन पर कलर कर सकते हैं, आउटलाइन कलर से ही लगा सकते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर कलर कीजिए। तो ऊपर से लाइट ग्रीन, सैप ग्रीन और नीचे से डार्क ग्रीन। सूरज के राइट साइड आप देख रहे हैं, ऊपर लाइट नीचे डार्क। ऐसे ही सभी झाड़ियों को ऊपर लाइट नीचे डार्क कलर करेंगे। तो इसमें स्ट्रोक्स आप राउंडेड भी ले सकते हैं, गोल गोल स्ट्रोक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी जगह है। स्काई में आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आप लेते हैं। पानी में भी नीचे ग्राउंड है तो ग्राउंड में भी स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ भी हम सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लेंगे। हाँ, पेड़ों के जो तने हैं तो वहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स नहीं बल्कि वर्टिकल स्ट्रोक्स लेंगे। फ्रूट को येलो कलर कर लेंगे, पेड़ों का जो फ्रूट है। पेड़ों के तनों को एक साइड से, लेफ्ट साइड से लाइट रखेंगे, राइट साइड से डार्क रखेंगे। तो इनके एक साइड से ऑरेंज कलर, ऊपर से नीचे पूरी स्ट्रोक ले सकते हैं आप, और दूसरी साइड से ब्राउन कलर, ब्राउन भी ऊपर से नीचे स्ट्रोक ले सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रोक्स। बीच बीच में आप डार्क करना चाहें तो थोड़ा दबा के लगाएंगे तो डार्कर इफेक्ट आएगा।
कलर को दबा के लगाएंगे तो डार्क इफेक्ट आएगा। तो एक साइड जहाँ से हमने लाइट रखा था तो उसके ऊपर ब्राउन कलर पूरा नहीं करेंगे, जैसे ड्राइंग में ही जगह जगह हमने कट बनाए हुए हैं वैसे कलर में भी पैचेस दिखाई देंगे। पत्थर पर भी पहले आप थोड़ा ब्राउन से स्टार्ट कर सकते हैं, ब्राउन के बाद थोड़ा ब्लैकिश। तो एक साइड से देखते चलिए ध्यान से। आगे थोड़ा ग्रे कलर, ताकि नेचुरल पत्थर पड़े हुए दिखाई दें। सिर्फ एक ही कलर आप कर दें, सिर्फ ब्राउन कर दें या सिर्फ ग्रे कर दें तो नेचुरल इफेक्ट नहीं आता है। तो अलग अलग पत्थर को अलग से कलर करेंगे। आमतौर पर बच्चे देखते हैं कि ये तीनों पत्थर हैं तो ग्रे कलर करना है तो तीनों के ऊपर एक ही स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, कॉमन स्ट्रोक्स ले लेते हैं। एक एक को अलग से बनाना है, तब नेचुरल चीज दिखती है। इसी तरह अब तीसरा पत्थर है तो उसको अलग से, क्योंकि दूसरे वाला पत्थर राइट साइड से लाइट है और तीसरे वाले को हम डार्क से स्टार्ट कर रहे हैं, तब तीनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। हर प्रकार के कलर करते समय आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है, चाहे आप वाटर कलर कर रहे हैं, एक्रेलिक कलर कर रहे हैं, ऑयल कलर हो या कोई भी कलर हो। हर चीज़ को अलग अलग कलर। थोड़ा ब्राइटनेस दिखाना चाहते हैं तो आप ग्रे के ऊपर वाइट लगा सकते हैं थोड़ा लाइट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप इन झाड़ियों को भी, जैसे ऊपर भी झाड़ियाँ बनाई हैं, सेम टेक्निक यहाँ यूज़ करेंगे। तो ऊपर लाइट ग्रीन, नीचे से डार्क ग्रीन, लाइन के बाहर कलर ना जाए। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वैसे ही आप अपने ड्राइंग पैड पर बनाएंगे। A to Z देख कर बनाएंगे, समझ कर बनाएंगे, सुन कर बनाएंगे, तब आपकी पेंटिंग अच्छी बनेगी। बनाते समय भी आपको आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। तो जब कोई भी काम आदमी खुशी खुशी से करता है, आनंद से करता है, तो खुशी और आनंद के जो वाइब्रेशन है वो आपके स्टडी रूम में भी, पूरे घर में फैलते हैं, शरीर के रोम रोम में भी फैलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और खुशी खुशी जब आदमी काम करता है तो नेक्स्ट काम के लिए या नेक्स्ट सब्जेक्ट की आपने अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए रिचार्ज हो जाता है। तो ये काम आपको कोई काम समझ कर नहीं करना है, बल्कि एंजॉय करने के लिए। तो ड्राइंग और पेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे कभी थकावट नहीं होती। आप साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, घंटा 2 घंटे पढ़ेंगे, थकावट महसूस करेंगे।
लेकिन ये तो खेल में, जैसे ग्राउंड में खेल खेलते समय आपको थकावट महसूस नहीं होती है। जितना ज़्यादा भागेंगे, जितनी देर तक खेलते रहेंगे, आनंद आएगा। सारी टेंशन रिलीज हो जाती है खेल के मैदान में। इसी तरह जहाँ भी काम करते समय किसी ने आपको काम करने के लिए कहा नहीं है, आप देखते हैं कि मेरा मैथ का काम भी हो गया है, साइंस का भी हो गया है, ईवीएस का भी हो गया है, टीचर ने जो लर्न करने के लिए कहा था वो भी मैंने लर्न कर लिया। अब टाइम काफ़ी बचा हुआ है, तो उस बचे हुए टाइम को आप इसमें सफल कर सकते हैं। इधर उधर फालतू टीवी को देखते रहे, मोबाइल में देखते रहे कई प्रकार का गेम्स वगैरह, तो उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप जो कुछ टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, तो साथ साथ आपका चिंतन भी चलता है, पिक्चराइजेशन भी होती है और एनर्जी यूज़ होती है। यूज़ नहीं बल्कि अब्यूज़ होती है। लेकिन जब आप पेंटिंग कर रहे हैं तो खुशी खुशी कर रहे हैं, तो उससे आप रिचार्ज होते हैं। आप अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, आपके पास अब टाइम है, मूड भी है, आपका ड्राइंग पैड भी है आपके पास, कलर भी है, तो समय भी है, तो आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं। तो खुशी से काम करने में खुशी की वृद्धि होती है, खुशी मल्टीप्लाई होती है। आनंद से काम करने में आनंद मल्टीप्लाई होता है, और वो आनंद आपके शरीर के रोम रोम में पहुंचता है। उसके जो वाइब्रेशन है, उसका जो रेडिएशन है, वो आपके शरीर में भी, शरीर के एक एक सेल में भी वो रेडिएशन जाता है, और आपके स्टडी रूम में भी, जहाँ बैठ के आप काम कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण भी खुशी और आनंद के वाइब्रेशन से चार्ज हो जाता है। इवन कि आपके कमरे से बाहर आसपास पूरे मकान का, पूरे घर का वातावरण उससे प्रभावित होता है, जैसी आपकी मनोस्थिति होती है। क्योंकि आप बड़े आनंद से, बड़ी शांति से, बड़ी खुशी से काम कर रहे हैं, तो वो खुशी, शांति और आनंद के वाइब्रेशन पूरे घर में फैल जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप। तो इसलिए आर्ट को आप ऐसे कोई यूज़लेस सब्जेक्ट ना समझें कि हमें इससे क्या लेना है। हमें तो बताया गया है, पापा कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है, मम्मी कहती है कि नहीं इंजीनियर बनना है, तो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो ड्राइंग से मुझे क्या लेना। बेटा, आपको किसी भी सब्जेक्ट में जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, ड्राइंग और पेंटिंग बेसिक रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की। इवन के नर्सरी में आपने ABC लिखना सीखा था, तो उसमें भी ड्राइंग है। आपकी ड्राइंग, जिस बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती है, A बनाने के लिए, B बनाने के लिए, C बनाने के लिए भी तो ड्राइंग चाहिए ना, वो भी तो एक ड्राइंग ही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है, उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाती है। हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में ड्राइंग और पेंटिंग की आवश्यकता है। चाहे आपको डॉक्टर भी बनना है, तो भी आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, तो उसमें ड्राइंग ज़रूरी होती है। जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती, जो बचपन में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फिर बाद में
अपनी प्रैक्टिकल बुक दूसरों से कंप्लीट करवाते हैं क्योंकि खुद ड्राइंग करना नहीं आता है। इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे वहाँ भी वैसे है। तो देखो जी आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है अभी। कहीं कहीं से आप कहीं ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, थोड़ा जोर से उसी कलर को अप्लाई करके कर सकते हैं। थैंक यू।